ह्यूमन आई के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसके डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने नियर पॉइंट फार पॉइंट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये दो डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है अगर हम उसको 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। तो ह्यूमन आई हमें स्ट्रक्चर पता है कि आउटर मोस्ट लेयर जो कि एकदम टफ मेम्ब्रेन है और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, दैट इज कॉर्निया। तो फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, विच इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन और ऐसी एक स्पेरिकल शेप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लाइट जिसको टच करता है दैट इज जेली लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पर जो भरा हुआ होता है दैट इज एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, करोना, कॉर्निया, करोना ही आ रहा है मेरे जबान पे। देन जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो कि होल बना हुआ है मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज प्यूपिल, है ना। तो प्यूपिल है, आइरिस है, फिर लेंस है दैट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, और फिर ये जो यहाँ पर पूरा भरा हुआ है लिक्विड जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विट्रियस ह्यूमर। और ये सारी जो मसल्स है, जो एक्सटेंशन मसल्स हमें मिलती है बाद में, जो सिलेरी मसल्स के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको जो लेंस को पोजीशन में बना के रखती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपांड करके, पावर ऑफ लेंस मतलब अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लेंस जो कंट्रोल होता है, ये सब सिलेरी मसल्स की मदद से ही होता है, ठीक है। देन वी हैव रेटिना। रेटिना, कोरोइड भी एक मसल होता है रेटिना के पास, ठीक है। उसका फंक्शनिंग हमें नहीं पता ज़्यादा डिटेल में, हमने थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा। और फिर है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? जो भी इंफॉर्मेशन रेटिना से कैलकुलेट कैरी करेगी वो सब जाएगी ब्रेन की तरफ, वो सब जाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन पे हम इंटरप्रेट कर पाएंगे कि किस तरह का इमेज बना है। तो यहाँ पर आप फिर से अच्छी तरह से थोड़ा सा डिटेल में क्या है वो पढ़ सकते हो। पावर ऑफ अकोमोडेशन छोटा सा, फिर नियर पॉइंट फार पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, कि हम जो ऑडियो सॉरी जो हम मूवीज़ में वीडियोस देखते हैं वो एक्चुअल में क्या है कि 24 इमेजेस है एक सेकंड के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूएशन में। तो जब भी आप ऐसे फ्लिप बुक्स जो होती है ना, एक के ऊपर एक पेजेस होते हैं और फिर वो स्टोरी जैसे तारे ज़मीन पर मूवी में वो बताया गया है ना, वो अपने फैमिली से बिछड़ने की जो दास्ता वो बुक्स के फ्लिप बुक के जरिए मेंशन करता है। आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं फ्लिप बुक के, उसमें आप देख सकते हो कि वो इमेजेस रन थ्रू हो रही है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है। फिर हमें पता है कि कलर परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट एनिमल कैसा होता है, कि रेटिना में चिक्स के जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली कोन शेप सेल्स होते हैं, क्योंकि वो कलर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए मुर्गा या मुर्गी सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं जैसे ही दिन हो जाता है, और रात होने पर सीधा अपने घर में जाके छुप जाते हैं, ठीक है। तो पहला डिफेक्ट ऑफ विजन हमने पढ़ा था मायोपिया, जो कि होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का अच्छे से दिखता है, दूर का थोड़ा ब्लर दिखेगा, है ना। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है ना। दिस डिफेक्ट अराइजेस विथ एजिंग। तो बुढ़ापे के साथ ये सब डिजीजेस राइज होते हैं, एंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नाइदर नियर बाय और नॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली या डिस्टिंक्टली, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया ये ऐसी डिजीज है जहां पर सफ़र कर रहे हैं लोग
है ना। ऑब्जेक्ट ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पा रहा है, ना तो डिस्टेंट मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिख पा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू एजिंग की वजह से क्या होगा कि एक ग्रेजुअल वीकनिंग आ जाती है सिलेरी मसल्स में। मतलब ये जो लेंस को पकड़ा हुआ है सिलेरी मसल्स ने, वो लेंस का जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब लेंस पतला होना या लेंस मोटा होना, ठीक है, ये हमेशा होते रहता था। मतलब जब जब भी इंसान एज होते जाती, उम्र होते जाती है, तब ऑब्वियसली मसल वीकनिंग की वजह से या नरिशमेंट नहीं मिलने की वजह से प्रॉपरली, है ना, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, डिमिनिशेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स। और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से आपको दोनों जगह, मतलब ना तो दूर का ऑब्जेक्ट ढंग से दिख पा रहा है, तो ऐसे इंसान को बायफोकल लेंसेस लगाने पड़ते हैं। बायफोकल लेंसेस मतलब अगर अपन चश्मा भी बनाए तो भी उसमें दोनों प्रकार के लेंसेज हो गए। नीचे आप कॉन्वेक्स लेंस लगा लो। कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगाएंगे आप? क्योंकि आपको जब रीडिंग करना है, पास की चीज़ें देखनी है, ठीक है। अगर ये ऐसा मैंने कुछ स्पेक्टिकल्स बना लिया, तो नीचे में आपको कुछ पढ़ना है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा नीचे वाला, ये आप कॉन्वेक्स लेंस की तरह यूज़ कर लेंगे कुछ रीड करना है तो। और कुछ दूर की चीज़ दिखनी है तो यहाँ पर वो पोर्शन रहेगा जहाँ पे कॉनकेव लेंस होगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस वाला पार्ट हो गया पास की चीज़ देखने के लिए, कॉन्वेक्स। और ये कॉनकेव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया क्या? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस मतलब क्या होता है कि अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस एंड द लोअर पार्ट, है ना, लोअर पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो वो रीडिंग पर्पस के लिए होता है। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको बस इतना लिखना है कि प्रेस बायोपिया इज अ डिजीज, है ना, अराइजेस विथ एजिंग, एंड जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा है उसको ना तो दूर का डिस्टिंक्टली दिखता है, क्लियरली नहीं दिखता, ना पास का अच्छे से दिखता है, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा? decreases due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eyelids, ठीक है। then this defect can be corrected by using a bifocal lens। बायफोकल लेंस में जिसका लोअर पार्ट जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो रीडिंग पर्पस के लिए आएगा, है ना। और रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बस ब्रीफ में पॉइंट्स लिखने हैं, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा। बायफोकल लेंस क्यों यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स क्यों होगा और कॉनकेव क्यों होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको रीड करिए। फिर है अस्टिग्मैटिज्म। अस्टिग्मैटिज्म जैसे डिजीज़, एकदम हेवी नाम कुछ लग रहा है, लेकिन ये क्या क्यों होता है? क्योंकि इरेगुलर हो जाता है जो हमारा कॉर्निया होता है, ऊपर का लेयर। मैंने अभी जो पिछले स्लाइड्स में इसको दिखाया कि जो सबसे टॉप मोस्ट, जैसे अगर आप सामने देखो आंखों से, इसके ऊपर जो लेयर्स, जो मेम्ब्रेन होगी, है ना, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ मैं, तो ये जो अगर आए का एंट्री पॉइंट है, ये जो मेम्ब्रेन होगी वो तो सिलेंड्रिकल होगी ना, मतलब ऐसा होगा ना, कर्व ऐसा दिखता है ना साइड से, ऐसा कर्व होगा। तो अगर ये कर्व इरेगुलर है सपोज, तो कर्व इरेगुलर होने की वजह से, मतलब पर्सन का कॉर्निया इरेगुलर होने की वजह से क्या होगा? उस पर्सन को किसी नॉर्मल गॉज, मतलब जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी, है ना, इसमें दिक्कत होगी। मतलब किसी को, किसी का स्ट्रक्चर इस तरह से खराब होगा इसका,
इस मेम्ब्रेन का जो स्पेरिकल शेप है उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा गड़बड़ी होगी कि सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल लाइंस देख पाएगा एट अ टाइम, वर्टिकल लाइंस उसको ब्लर दिखेगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, प्रॉपर नहीं दिखेगी। ठीक है। और अगर किसी का डिस्टॉर्टेड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टॉर्टेड दिखेगी, वर्टिकल लाइंस उसको सीधी दिखेगी। समझ में आया क्या? तो वायर गॉज विथ डिस्टॉर्टेड वर्टिकल लाइंस, और ये जो है ये डिस्टॉर्टेड हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह दिखेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो इन सारे डिफेक्ट्स के लिए हमारे पास जो चश्मा लगता है हमारा, वो सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं। ठीक है। तो दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कॉर्निया, क्या है, जो कॉर्निया है, आउटर मोस्ट लेयर है, is not perfectly spherical and has different curvature of for horizontal and vertically lying object, है ना? तो क्या है कि ये जो डिफेक्ट है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा कॉर्निया है वो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है, परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है। और अगर उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के कुछ सिलेंड्रिकल लेंसेज, जैसे इसमें ये आउटर बल्जिंग ज़्यादा है, जैसे अगर कोई सिलेंडर होता तो इस तरह से होता, सॉलिड सिलेंडर भरा हुआ। इसको मैं अगर यहाँ से कट कर देता, ठीक है, बीच में से, तो मुझे क्या मिलता, एक साइड फ्लैट मिलता और ये साइड ऐसा मिलता। सही है। अगर मैं फ्रंट व्यू से आपको दिखाऊं तो ये भी जो है उसका थिकनेस है, ठीक है। तो ये जो लेंस है आपका, है ना, तो ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन एज वेल एज आर वेल फोकस्ड, वेयर एज द ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर नॉट वेल फोकस्ड। तो जब भी ऐसा कुछ गड़बड़ होता है, या तो आपको वर्टिकल सही दिखेगा, हॉरिजॉन्टल गड़बड़ दिखेगा, है ना, या फिर स्ट्रक्चर बराबर, कॉर्निया का स्ट्रक्चर बराबर नहीं होने की वजह से, या फिर हॉरिजॉन्टल गड़बड़ दिखेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल अच्छे से दिखेगा, वर्टिकल गड़बड़ दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है आपका ठीक है। तो बचा हुआ जो लेंस होगा, तो ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा कर्व है, डिपेंडिंग ऑन, तो ऐसा दिखेगा उसका फ्रंट व्यू। समझ में आ रहा है? तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ cylindrical lens, and the cylindrical lenses are designed in such a way as to compensate for the irregularities of the curvature of cornea। तो ये जो कॉर्निया का कर्वेचर है, इसमें अगर जो भी इरेगुलरिटीज़ है, इसको करने के लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस है जो ऐसे दिख सकते हैं। मतलब अगर मैं इसका फ्रंटल व्यू बनाऊं तो ऐसा एक ठीक कर सकता है उसको, जो भी इरेगुलरिटीज़ होगी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सी और वर्टिकल कौन सी इरेगुलरिटीज सही करेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, जो अपने स्कोप में नहीं है अभी, तो इसलिए हम इसको इतना ही समझेंगे। तो आपको अगर अस्टिग्मैटिज्म के बारे में बताया पूछा जाए तो आप सीधा इतना बस ब्रीफ में इतना लिखेंगे कि जो अपनी कॉर्निया लेयर होती है वो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं होती, इरेगुलरिटीज़ होती है उसमें कुछ, तो इरेगुलर होने की वजह से, है ना, वहाँ पर आपको
सिलेंड्रिकल जो लेंसेस है वो यूज़ करने पड़ेंगे, और बिना सिलेंड्रिकल लेंसेस को यूज़ किए आप, है ना, मतलब सिलेंड्रिकल लेंसेस को यूज़ करके आप इस इरेगुलरिटीज़ को हटा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी प्रॉब्लम है आपका उसका। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है इसको। ठीक। एंड दैट कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा दिया है नोट्स में तो पढ़ लेते हैं इसको। क्या बोला है आपको कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि रेटिना ऑफ आवर आई हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स है, ठीक है। फिर उसके अंदर रॉड शेप कोन शेप सेल्स है, रॉड शेप्स आर सेंसिटिव टू ब्राइटनेस, कोन शेप कलर, ठीक है। तो रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ डिफरेंट डिग्री ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, ठीक है। whereas cone shaped cells are responded to cells respond to colors. In dim light rods are sensitive but cones are sensitive only to bright color. तो कोन्स शेप सेल्स जो होते हैं, मतलब कलर हमें देखना है तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कलर आइडेंटिफाई करना है हमें, कलर, तो उसके लिए ब्राइट लाइट चाहिए। कलर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें ब्राइट लाइट चाहिए, कोन शेप सेल्स चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देन अगर डीम लाइट है तो रॉड्स आर सेंसिटिव बट कोन के लिए हमको ब्राइट लाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कोन्स आर सेंसिटिव टू रेड ग्रीन एंड ब्लू, मैक्सिमम उसकी सेंसिटिविटी रेड ग्रीन ब्लू होती है। इसीलिए देखो जब भी आसमान नीला होता है ना, ब्लू स्काई हमें दिखता है, तो मोस्टली वहाँ पे वॉयलेट इंडिगो दोनों कलर होते हैं, लेकिन हमारी आंखें ब्लू लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए आसमान में तो इनको तीनों को प्राइमरी कलर इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको इन तीनों के आजू बाजू में दूसरे कोई फेंट कलर आपको दिखाई दे तो हम सबसे ज़्यादा इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। बट ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स some person do not possess cone shaped cells, right? So they cannot respond to specific colors, they can respond to only specific colors। ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ कलर उनको नहीं दिखेंगे, कुछ कलर ही वो देख पाएंगे। तो such persons cannot distinguish between colors but see well otherwise। तो सब कुछ दिखता है उनको पर कुछ कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो इनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है जिनके पास कलर ब्लाइंडनेस होता है। फिर हमारे पास है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट भी हमने बात की है। तो कैटरैक्ट क्या होता है कि जैसे आई लेंस है जिसको सिलेरी मसल्स ने पकड़ के रखा है, राइट। तो ये आई लेंस ओल्ड एज के कारण क्रिस्टलाइन लेंस है ना, ओल्ड एज के कारण ये लेंस जो है ये थोड़ा सा हेजी या फिर ओपेक बन जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से लॉस ऑफ विजन देखने को हमें मिलता है। तो जैसे ही मोतिया बिंदु हो जाता है ये मेम्ब्रेन यहाँ पे चढ़ जाती है, जिसकी वजह से आइस लेंस रेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, पास नहीं कर सकता, तो इसलिए धुंधला दिखने लगता है। तो आँखों की केयर कैसे करनी चाहिए? अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि डिजीजेस तो होंगी, आप जिएंगे, है ना, लाइफ है, आगे बढ़ते रहेगी लाइफ। तो क्या हो रहा है, इट इज़ necessary that we should keep a proper care of our eyes। तो जो भी प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को
चश्मा लग रहा है, मतलब अभी अपने लॉकडाउन के टाइम पे जैसे बहुत दिनों से मतलब कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप्स या मोबाइल स्क्रीन के सामने हम लोग रहते हैं, तो जो ब्लू विजन या जो रेडिएशन वाले चश्मे होते हैं उनकी वजह से भी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है ज़्यादा, तो मसल पे स्ट्रेन पड़ता है, उसकी वजह से भी आपको चश्मा लग सकता है। तो एक सूटेबल ग्लासेस या स्पेक्टेकल्स आप खरीद सकते हैं जो भी आपका सिर दर्द दे रहा है या आंखें ज़्यादा स्ट्रेन हो रही है ना। या फिर रूम के अंदर जहाँ पर आप बैठे हुए हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है या बहुत कम लाइट है, तो वो भी आपकी आंखों को ख़राब कर सकती है। तो इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज स्ट्रेन एंड हेडेक्स। अगर इनसफिशिएंट लाइट है रूम में तो आई पे स्ट्रेन आएगा या हेडेक आएगा। या टू मच लाइट है, जैसे सन है, एकदम पावरफुल लैंप है या लेजर के टॉर्च मार दी किसी ने आपकी आंखों पे, तो रेटिना को इंजोर कर सकती है। समझ में आया क्या? तो इसको आपको, हम तो पावरफुल जब, मतलब जो सन ग्लासेस भी नहीं पहनते बहुत लोग, मतलब गॉगल पहन के घूम रहे हैं तो फैशन कर रहा है, ज़्यादा स्टाइल मार रहा है ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन शर्म छोड़ के थोड़ा सा सन ग्लासेस वगैरह ओरिजिनल वाले थोड़े से जो रास्ते पे मिलते हैं 100-200 रुपये वाले, वो भी पहन लिया तो भी थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल अपन अगर सन ग्लासेस खरीदने जाए तो वो भी अच्छे क्वालिटी के आप अगर खरीद सकते हैं। वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली इनटू एट सन और एट पावरफुल लाइट। तो पावरफुल लाइट एकदम है, कहीं पे बल्ब चल रहा है, उसको आके फाड़ फाड़ के देख रहे हो, या सनलाइट को आके फाड़ फाड़ के देख रहे हो कि नहीं आज तो मैं उगता सूरज देखूंगा ही, या 12 बजे एकदम नज़र भिड़ा के उसको देखूंगा। सो दैट इज़ अ फूल्स जॉब कि ऐसा कुछ करे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जस्ट टू अवॉइड और ओन जस्ट टू हैव सेफ्टी और प्रॉपर आंखों की देखभाल करने के लिए, ठीक है। वी शुड नेवर रब आवर आइज, बहुत ज़्यादा रबिंग भी नहीं करनी है आइज को। जैसे डस्ट पार्टिकल अगर आंखों में जाते हैं तो क्लीन वाटर से उसको साफ कर ले, या फिर अगर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। बहुत बार हम लोग सुबह उठकर आंखों को घिसते रहते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो क्लीन वाटर से फ्रिक्वेंटली आंखें धोनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें है। देन सेवन पॉइंट इज वी शुड रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब 25 सेंटीमीटर पे बुक्स रख के या कोई भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। बहुत क्लोज आंखों के लेके आके नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत दूर रख के भी नहीं पढ़ना चाहिए। देन द फूड इज डिफिशिएंट इन कंपोनेंट्स, आइज में ऑल्सो सफ़र। जैसे विटामिन, एक प्रॉपर जो लैक ऑफ विटामिन है, विटामिन ए की कमतरता की वजह से भी आंखें कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको बचपन में भी नहीं मिला है या फिर आप जैसे बड़े होते हो तभी भी अगर आपकी आंखों में ट्रबल है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया कि आपको? तो मोस्ट कॉमन अमॉन्ग्स देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आंखों की रोशनी रात में आपको कम रहती है तो आपको दिखता ही नहीं है ना। तो इसके वजह से भी विटामिन ए की कमज़ोरी की वजह से भी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है ना, ये यहाँ पर बताया गया है। तो वी शुड क्या करना चाहिए हमें कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए जिसमें विटामिन सी मिले। इसके लिए हम रॉ कैरेट्स खा सकते हैं, ब्रोकली है ना, जो फूल गोभी जैसे दिखती है, हमको फ्लावर की सब्जी की जैसे दिखती है ब्रोकली। देन ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए जैसे स्पिनच है ना, पालक खानी चाहिए। देन कोड लीवर ऑयल, ये नहीं पता मुझे क्या होता है ना, जो कि विटामिन ए से भरपूर होता है। फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स खा सकते हैं। फिर मिल्क है, कर्ड है, चीज़, बटर है ना, फ्रूट्स सच एस पपाया, मैंगो, दे आर ऑल्सो रिच इन विटामिन है। तो यह बायोलॉजी का पार्ट हो गया थोड़ा सा। तो आँखों की देखभाल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ईजिली आप कर पाओगे।
मतलब ऐसा तो नहीं है किसी ने, सर मैंने तो पपाया देखा ही नहीं ज़िंदगी में, मैंगो नहीं देखा कभी, है ना, मिल्क और कर्ड तो सुना ही नहीं है सर, चीज़ वीज़ तो पता ही नहीं है सर, हम तो बहुत गरीब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वॉट एवर, है ना, न्यूट्रिएंट्स यू कैन हैव, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर जो अनलकीली विजुअली चैलेंज्ड है ना, स्पेशल चिल्ड्रन हम लोग जिनको बोलते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड, उनको हम हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए आपको, उनको हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड क्या होते हैं, जैसे विजुअली चैलेंज पर्सन है, तो ये लुइस ब्राइल, इनकी स्टोरी बहुत ही आप पढ़ सकते हैं। फिर हेलन केलर जो नॉवेल है, आपको शायद 10th में होता है ना, उनकी आप लाइफ की दास्तान समझ सकते हैं कि बचपन से ही उनकी कैसी विजन और ये सब हुआ प्रॉब्लम, फिर भी उन्होंने कैसे अपना सेंस ऑफ टच और बाकी सेंसेस को इतना डेवलप किया कि वो इतनी मशहूर हुई, है ना, उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो भी एक आपके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो जाएगी। तो लुइस ब्रायल जो विजुअली चैलेंज थे, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया ताकि डिफरेंटली चैलेंज विजुअली चैलेंज लोग पढ़ पाए, और उनको पब्लिश किया था उन्होंने 1821 में। तो दिस को हम बोलते हैं ब्राइल कोड ऑफ कॉमन लैंग्वेज, फॉर कॉमन लैंग्वेज। जैसे मैथमेटिक्स के लिए कुछ साइंस है, साइंटिफिक नोटेशंस के लिए कुछ साइंस है। अभी आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवेज में या फिर बस में ब्राइल कोड्स में, ब्राइली बोलते हैं, कहीं कोई ब्राइल बोलता है सिर्फ, है ना, कोड्स में, वहाँ पर कोड्स सीट्स पे या सीट्स के बाजू में नंबर्स और उनके लिए बैठने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है प्रॉपरली। तो लोग नोटिस कर रहे हैं, मतलब इंडिया में ही 2% to 3% जो पॉपुलेशन है, ये किसी ना किसी चैलेंज को फेस कर रहा है। जैसे विजुअली कोई चैलेंज होंगे, कोई फिजिकली चैलेंज्ड होंगे, है ना, कोई मतलब मेंटली चैलेंज्ड होंगे, तो उनके लिए गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन ये खुद इंसान जो लिख नहीं पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है, तो उन्होंने खुद अपने जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, ताकि इतना ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स की दुनिया, साइंस की दुनिया पढ़ लिख नहीं पाने की वजह से ज्ञान नहीं मिल सकता था, और जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं मिल पाता वो कभी ना कभी पीछे रह जाता है। ठीक है, तो पीछे नहीं रहने चाहिए ज़िंदगी, फिर आप किसी के भरोसे ही आपको बितानी पड़ेगी। क्योंकि मैं जब हॉस्टल में था, हॉस्टल में मेरे जस्ट रूम के सामने जो रूम था, वहाँ पे सारे डिफरेंटली चैलेंज दोस्त रहते थे मेरे। तो वो जितने उनका बाकी के सेंसेस, जैसे सिक्स सेंस बोलते हैं हम लोग, डेवलप हो रहा था, तो मेमोरी बहुत शार्प थी उनको, वो कभी नाम नहीं भूलते थे, वो नंबर्स सबके, मतलब 100 100 150 150 लोगों के उनको नंबर्स याद रहते थे, इतने इंटेलिजेंट थे वो लोग। तो मैंने ये अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिवली एक्सपीरियंस किया है कि अगर उनको कुछ थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत भयंकर तूफानी से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बाकी सेंसेस, उनकी ग्रास्पिंग पावर और बाकी का सेंसेस इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाता है। तो ये इट हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉमन वर्ड और ग्रामेटिकल साइन। ठीक है, डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो पैटर्न्स है ये कॉलम्स और रोज में बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लेटर लिखा है सी, तो सी लेटर के लिए उन्होंने कोड जो बनाया, जैसे यहाँ पर आपने देखा है कि 2 कॉलम्स है और 3 रोज है, जैसे एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये जो डैश डैश लाइन है ये खाली जगह है, ये एम्प्टी स्पेसेस है, वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस आप भर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स बनाए, मतलब एम्बॉस किए हुए हैं ये डॉट्स, डॉट पैटर्न्स एम्बॉस किया है, तो इसका मतलब है सी। जैसे ABCD A to Z इन्होंने बनाया, फिर 1 2 3 4 के लिए पूरा 1 से लेके, मतलब 0 से लेके पूरा 9 तक बनाया। तो इस तरह से
फिर अक्षर जोड़ना, फिर उनकी एक स्पेशल स्केल भी होती है, आपने देखा होगा, जहाँ पे ABCD वो सिग्नेचर के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इनिशियल्स उनके उन स्केल में रहते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है ये सारी चीज़ें। तो कॉमा के लिए देखो क्या है, नीचे के 2 डॉट्स। सी के लिए देखो ऊपर के 2 डॉट्स। एंड अगर लिखना है तो 1 2 3, 3 वर्टिकल में, और फिर 1 2 स्पेस छोड़, एक बीच वाली स्पेस छोड़ के फर्स्ट और लास्ट रो में। समझ में आ रहा है आपको। टी अगर लिखना है तो टी के लिए नीचे के 2 और ये ऊपर के 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर दिस पैटर्न व्हेन एम्बॉस्ड ऑन ब्रेली शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। तो टच करके, फील करके वो विजुअली चैलेंज लोग, डिफरेंटली चैलेंज दोस्त अपने ये सारी चीज़ें देख पाते हैं। इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू टच। वो डॉट थोड़े से राइज्ड, स्लाइटली राइज्ड होते हैं, तो पेपर पे उसको, उस शीट्स पे उनको फील कर पाते हैं। तो विजुअली चैलेंज पीपल लर्न द ब्राइली सिस्टम बाय बिगिनिंग विथ लेटर्स, देन स्पेशल लेटर्स एंड द लेटर कॉम्बिनेशंस। तो पहले तो हम लोग भी बचपन में ABCDEFG ये सीखते हैं, A to Z सीखते हैं, फिर 0 1 2 3 ये सीखते हैं, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं। तो उसी प्रकार इनके भी सिस्टम में कोड्स के द्वारा, ये रेज्ड शीट्स के द्वारा, ब्रेली शीट्स के द्वारा ये सारी चीज़ें, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें सीखती जाती हैं। ठीक है, तो मेथड्स डिपेंड्स अपॉन रिकग्निशन बाय टचिंग। मेथड डिपेंड्स अपॉन रिकग्निशन बाय टचिंग। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज, और मेमोराइज करेंगे तो क्या होगा, ब्राइली ब्राइली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड और बाय मशीन, या टाइपराइटर से डिवाइस होता है। तो मैंने अपने हॉस्टल्स में देखा था कि अब आजकल उनको जैसे विजुअली चैलेंज, डिफरेंटली चैलेंज, मेरे दोस्त थे कुछ, तो वो क्या करते थे, वो जो भी था उनके पास ऑडियो कैसेट्स होती थी, और उनके पास एक टॉकी नाम का सॉफ्टवेयर होता था। ठीक है, तो टॉकी नाम का सॉफ्टवेयर उनसे बात करता था, जैसे किसी का कॉल आ रहा है उनके फ़ोन पे, फ़ोन यूज़ करते थे वो लोग, तो फ़ोन यूज़ करते थे, तो टॉकी नाम का एक सॉफ्टवेयर होता था। तो जो इंसान फ़ोन कर रहा है उसका नाम आ जाता था पॉपअप, जो भी सेव किया होगा उन्होंने नाम से। तो अगर लेट्स सपोज वैभव इज़ कॉलिंग, तो ये टॉकी बताता था वैभव इज़ कॉलिंग, नंबर इज़ 99 समथिंग, तो उनको याद रहता था वो नंबर। या फिर वो उनका जो सिलेबस होता था, मोस्टली उनके कॉलेजेस ने उनको मोबाइल में ही ऑडियोस, तो पहले हम जब कॉलेज में, मैं जब कॉलेज में था तब बहुत ज़्यादा ऐसा मोबाइल का, एंड्रॉयड फ़ोन्स का इतना नहीं था, तो उनके पास CD प्लेयर्स होते थे, कैसेट्स होते थे, तो सुनते सुनते पढ़ाई करते थे वो लोग सब, है ना। तो हमने ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से उनको पढ़ते हुए देखा है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो जिनको तकलीफ़ है आंखों में, तो वो ठीक कैसे होगी, उनको नॉन ऑप्टिकल एड या फिर ऑप्टिकल एड्स कैसे होगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है कि जो नॉन ऑप्टिकल एड है, विजुअल एड्स है ना, या टेक्चुअल एड्स है, यूजिंग द सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच होगा या फिर ऑडिटरी एड होगा। यहाँ पे जैसे सेंस ऑफ हियरिंग, आपने वो ब्लैक नाम का एक मूवी देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन जी है और रानी मुखर्जी नाम की एक एक्ट्रेस है। अभी आप छोटे हो तो आप लोगों को पता नहीं, आप लोग, बहुत पुराना है, मैं भी बहुत सालों की बात कर रहा हूँ। उन उसमें वो हेलेन केलर जैसी ही कहानी है कि उन बहुत ही डिफरेंटली चैलेंज कैरेक्टर है उसमें, जिसमें दिखता नहीं है, लेकिन वो सेंस ऑफ टच या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मदद से आप देखते हो कि अ, पढ़ते हैं लोग, है ना। या उनके पास जो चलने के लिए स्टिक्स होती है, वो स्टिक्स में कुछ सेंसर लगे होते हैं, है ना। तो उससे भी आप, ये होता है, हेल्प हो सकती है। तो विजुअल एड कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट डिफरेंट डिस्टेंस, ये भी हो सकता है। फिर टैक्टिक्स या टेक्चुअल
मतलब बाय टच से या फिर बाय आपका ब्रेन का एक्टिविटी डेवलप करके। ये तो ब्राइली राइटर्स, जैसा स्लेट हो गया या स्टाइलस हो गया। स्टाइलस मतलब क्या होता है, लिखने के लिए जो मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उनको आप हेल्प कर सकते हैं टेकिंग नोट्स, रीडिंग, राइटिंग के लिए। फिर ऑडिटरी एड क्या हो सकता है कि उनको कैसेट्स दे दी, टेप रिकॉर्डर्स दे दिया, बुक्स दे दी, टॉकिंग बुक्स दे दी जैसे मैंने बात किया, है ना, एंड अदर डिवाइसेस दे दी। तो वो सारी हो सकती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक एड में हम क्या दे सकते हैं उनको, किसी कैलकुलेटर दे दिया, टॉकिंग कैलकुलेटर्स दे दिए, है ना, टॉकिंग कैलकुलेटर जो बताए उनको कैलकुलेशन कितना हुआ है, क्या हुआ है। तो उनके कंप्यूटेशनल टास्क इजी हो जाएंगे उसकी वजह से। फिर सीसीटीवी कैमराज और क्लोज सर्किट टेलीविजन, है ना, तो उनको गाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड enlarges printed material with suitable and contrast illumination। तो जैसे प्रिंटेड मटेरियल दे दिया उनको जिसमें वो एम्बॉस्ड ब्राइली टेक्स्ट उनको समझने आ जाए, पढ़ने मिले। या ऑडियो सीडीज, वॉइस बॉक्सेस, है ना। कंप्यूटर आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर लिसनिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट, ये भी हो सकता है। ऑप्टिकल एड में क्या है कि इंक्लूड बायफोकल लेंसेज होता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोप, ठीक है। While the lens combination are used to rectify visual limitation, है ना, तो लेंसेज के का कुछ लिमिटेशंस है, विजुअल लिमिटेशंस है ना। टेलीस्कोपिक एड मिल सकता है उनको लेंसेज के कॉम्बिनेशन से, है ना, कि अगर किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग ने जो पहले डिस्कस किया वो भी हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि द प्यूपिल अपीयर ब्लैक वाई, तो जो प्यूपिल होता है हमारे आंखों के बीच में एकदम, है ना, तो वो तो एम्प्टी स्पेस है एक्चुअल में, जहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, मेम्ब्रेन है ये बाजू की, है ना, जो ब्राउन दिखती है हमारी आंखें, है ना, उसके बाजू में जो ये होता है और उसके बीच में ये प्यूपिल होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है ना, मज़ेदार सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़िए आप। देन डिफरेंस बिटवीन द रॉड शेप एंड कोन शेप सेल्स। रॉड शेप कोन शेप सेल्स का डिफरेंस क्या है, क्या उसके फ़ायदे नुकसान हैं, क्या उसके डिजीज होते हैं, उसके बारे में बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ना, जो रेटिना जहाँ पर नहीं होता है और वहाँ से ऑडिटरी जो नर्व्स होती है वो निकलते हैं, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। फिर हमारे पास है डिफाइन द टर्म रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। फिर रेंज ऑफ विजन हमारी कितनी है, 25 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, ये पूछा गया हमारे यहाँ पे। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है ह्यूमन आई का, कि लेंस कैसे अकोमोडेट कर लेता है खुद को, पावर उसका कैसे कम ज़्यादा कर लेता है। देन डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्चुअल एड एंड ऑडिटरी एड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। विच इज़ व्हाट इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो ये बहुत ही सिंपल सा, है ना, फंडा है। फिर यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, फोटोग्राफिक कैमरा में कैसे यूज़ होता है ना। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर बोला गया है कि फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है उसके बारे में बताया गया है। प्रिज्म के बारे में बताया गया है। कैमरा लेंस जो ह्यूमन आई है वैसा ही कैमरा लेंस, रेटिना वगैरह वैसा ही वर्क करता है सब कुछ। फिर टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है, ठीक है। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, हमने प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स के बारे में बात की थी। प्राइमरी कलर्स RGB, है ना, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में। फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, उनका कैसा होता है। फिर फोटोग्राफिक कैमरा में कैसा होता है, ह्यूमन आई की तरह लेंस होता है, ये वो। फिर ये प्रिज्म में जो हमने पढ़ा था 7 कलर्स कैसे स्प्लिट हो जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशो और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम का रेशो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमने आज पढ़ा ये बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप डिजीज़ इसमें पढ़ सकते हो, आप अपने आँखों की केयर कैसे करनी है वो पढ़ सकते हो। तो ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से
इतना सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको पूछते नहीं हैं। फिर भी आपको अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।